और अब बात करते हैं कथित बीजेपी नेता और महिलाओं से बदतमीजी करने वाला श्रीकांत त्यागी, जिसका बैकग्राउंड जो है आपराधिक रहा है। उस पर कई एफआईआर पहले भी दर्ज हो चुकी है और अब 25,000 का वो इनामी बदमाश हो गया है। नोएडा पुलिस ने उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया और जिस अवैध कब्जे को लेकर उसका सोसाइटी के लोगों से झगड़ा हुआ था उसे भी तोड़ दिया गया। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि इस कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की गई। देखते हैं रिपोर्ट। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे नोएडा अथॉरिटी का ये बुलडोजर ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचा और घर के आगे और पीछे के अवैध कब्जे जमींदोज कर दिए। उसके घर के सामने पार्क में अवैध तरीके से लगाए गए पेड़ भी उखाड़ दिए गए। श्रीकांत ने अपने ग्राउंड फ्लोर के घर से बेसमेंट जाने के लिए दीवार तोड़कर अवैध तरीके से एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ था, उसे भी बंद कर दिया गया। योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जब तक सूरज चांद रहेगा। इस कार्रवाई से सोसाइटी के लोग इतने खुश हुए कि लोगों ने तालियां बजाकर मिठाई बांटी। ये नज़ारा कुछ इस तरह था जैसे किसी फिल्म में खलनायक की हार हुई हो। जो आज अथॉरिटी ने कार्रवाई करी, नोएडा अथॉरिटी ने, हम बहुत खुश हैं। यहाँ नोएडा के डीएम को थैंक्स बोलना चाहेंगे और अथॉरिटी को थैंक्स बोलना चाहेंगे, बीजेपी टीम को थैंक्स बोलना चाहेंगे। कुछ हद तक हमारी जीत हुई है। यह अतिक्रमण हम रोज देखते थे और हमें बुरा लगता था कि हमारे आंखों के सामने ये बन गया और हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज योगी जी ने इसको गिरा के हमारी डेमोक्रेसी की, हमारी जनता की, आम जनता की आवाज को बुलंद किया। इससे पहले रविवार रात 7 लोग जबरन ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरोप लगा कि ये श्रीकांत त्यागी के भेजे हुए गुंडे हैं। जब सोसाइटी के लोगों ने उन्हें घेरकर हंगामा शुरू कर दिया तो बीजेपी के सांसद महेश शर्मा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि उनकी सरकार में ये सब हो रहा है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद नोएडा के डीएम, कमिश्नर और विधायक पंकज सिंह पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे। फिर कार्रवाई शुरू हुई। पीड़ित महिला को सुरक्षा दी गई। श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। उसकी व्यावसायिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और उसके 7 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी और टावर का उन्होंने एड्रेस बना के और वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद ही वो वहाँ पे एंटर किए हैं। अच्छा। अभी उनसे पूछताछ हो रही है। उनके विरुद्ध भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, हाउस ट्रेसपास का केस रजिस्टर। जो भी अक्यूज्ड की अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं मिली है। उसके लिए तत्काल टीम गठित किया गया है, विभिन्न विभागीय टीम गठित किया गया है और उन टीम्स द्वारा उनकी जो अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उस पर भी जो कानूनी जाँच करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अब तक इस शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि वो बीजेपी नेताओं के काफी करीब है। फिलहाल फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। नोएडा के भंगेल गांव का रहने वाला श्रीकांत त्यागी भूमि अधिग्रहण के दौरान जमीनें बेचकर करोड़पति बना। उसके पास अब भी लाखों रुपए का किराया हर महीने आता है। बीजेपी भले ही कहे कि श्रीकांत त्यागी उनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें और सोशल मीडिया पर बीजेपी को लेकर उसके पोस्ट पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ये बात और है कि शुक्रवार तक खुद को दबंग बताने वाला श्रीकांत त्यागी अब 25,000 का इनामी बदमाश हो चुका है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो गया है। साथ ही राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका भी। अपने कार्यकाल को याद करते हुए कल वो भावुक भी नजर आए। कल उनके विदाई समारोह में प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की। हालांकि तृणमूल ने कुछ और बातें भी याद दिला दी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। Prime Minister told me in the parliamentary body meeting and the party president then, to which I belongs to, that I am being selected. I was in tears. I didn't ask for this. But you know that I was a disciplined soldier of the party. Party has given the mandate. I obliged it and I resigned from the party. There were tears not because of my shirking the responsibility, because I have to leave the party. आपके वन लाइनर्स वीक लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू की राज्यसभा से विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनके रहते राज्यसभा में कामकाज 70% बढ़ा और इस दौरान करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। श्री डेरेक ओब्रायन, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जब खड़े हुए तो उन्होंने याद दिलाया कि सांसद रहते वेंकैया जो पैमाने अपनाते थे वो सभापति के रूप में उन्हें भूल गए। कई अहम मसलों के समय या चेयर पर नहीं रहे या खामोश रहे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो सदन में प्रधानमंत्री से किसी सवाल का एक जवाब नहीं दिलवा सके। You would have tried hard to get our honorable Prime Minister to perhaps answer one question in your full tenure. That didn't happen. हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया, इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमतौर पर राज्यसभा में चेयरमैन के सम्मान में दिए गए विदाई भाषण औपचारिक होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सदन से विपक्ष की नाराजगी इतनी गहरी रही है कि वो उनके विदाई भाषण में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ गई। संसद भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बर्मिंघम का बादशाह में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। तो बर्मिंघम में कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी बादशाह साबित कर दी। पिछली दफा भारत के नाम 26 गोल्ड मेडल थे, जिनमें 7 शूटिंग के गोल्ड मेडल थे। इस बार भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते। एक खास बात यह भी रही कि आखिरी दिन भारत ने टीटी और बैडमिंटन के जरिए 4 गोल्ड मेडल जीते और भारत को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया। सिंधु ने जीत के बाद कहा कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप ग्रेजुएट किए हैं, पहले ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में पहला गोल्ड। मुझे तो लग रहा था कि आपके लिए आसान बात है, बट यू सेड यू आर वेरी हैप्पी। यस, बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जीत के लिए बहुत साल वेट कर रही थी, बट फाइनली आई हैव गॉट इट, गोल्ड। तो ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ गेम्स ये है कि इट विल कम वंस इन 4 years, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेट अगेन 4 years, बट आई एम हैप्पी दैट इस बार मैं गोल्ड लेके जा रही हूँ, तो बहुत खुश हूँ। आप सारे मेडल चुकी हैं, एशियन, इसमें सब में, ये कहाँ पे रेट करती हैं आपको? क्योंकि मतलब हम लोगों के हिसाब से आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती हैं, जो ओलंपिक्स में जीती हैं, दैट इज मच हायर। आई थिंक एवरी मेडल इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक मेडल गिव्स यू लॉट ऑफ मेमोरीज, तो दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ देम।
but definitely how much ever I win, it is good, but at the same time every win, every medal, you know, has a lot of moments and a lot of memories to cherish. सिंधु, आपको मैं जब से देख रहा हूँ और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि अब भी आपका गेम में मैच्योरिटी आ ही रही है, यू आर स्टिल इम्प्रूविंग. Yes, definitely और इम्प्रूव कर रही हूँ, और इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न अ लॉट मोर, क्योंकि हर एक टाइम ओपोनेंट्स को पता चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है खेलते समय. तो स्ट्रैटेजी वाइज नहीं तो गेम वाइज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए. तो आई एम स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. yes. Okay, one last question. Your camaraderie with your coach Park has taught you so many things. आपने भी उनको सिखाया आराम से? हाँ, थोड़े बात करते हैं, मतलब few words like आराम से ऐसे. So I'm very thankful to him, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और मेरा फिजियो इवेंजेलिन और मेरा ट्रेनर श्रीकांत भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एज एन एथलीट मेंटली और फिजिकली भी बहुत फिट रहना चाहिए, इंजरी फ्री भी रहना चाहिए. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट एज अ टीम वी हैव डन दिस. विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप शाइनिंग. थैंक यू सो मच. बर्मिंघम का असली बादशाह कई मायने में शरद कमल को कह सकते हैं. 40 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल जीते, और अपने से 16 साल कम उम्र की खिलाड़ी के साथ भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. इसके अलावा वो भारत के फ्लैग बेरर भी बने निखत जरीन के साथ. तो जिस उम्र में खिलाड़ी खेल छोड़ चुके होते हैं, उस उम्र में 40 साल की उम्र में शरद कमल पीक कर रहा है. 13th मेडल है आपके लिए, 7 गोल्ड हैं आपके नाम. हाउ बिग इज दिस अचीवमेंट फॉर यू? आई मीन, बाकी लोगों के लिए गोल्ड काउंट करते हैं, बट आपके लिए? मेरे लिए ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन 2 हफ्ते रहे. मतलब ऐसे परफॉर्मेंस आई डोंट नो, मतलब 2006 में भी इतना अच्छा खेला कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे जो ओवरऑल जो गेम खेला और पूरा टीम का बॉन्डिंग था, सब कुछ, मतलब डबल्स में भी, इन मिक्सड डबल्स में भी, सिंगल्स टीम्स में जो जितना अथॉरिटी दिखाया हमने कि इंडिया का इतना स्ट्रांग टीम है, इंडिया का प्लेयर्स इतना स्ट्रांग है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ. बहुत ही. और आप पिचफोर्ड जैसे प्लेयर को अगर 4-1 से हराना, हालांकि आपने पिछली दफ़ा भी उनको हराया था. बड़ी बात यह है कि अभी आपको जैसे फ्लैग बेयरिंग का मौका जो मिला है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है शरद? हाँ जी, ज़रूर, क्योंकि देश का फ्लैग अपने हाथ में रख के और रिप्रेजेंट करना देश को, आई थिंक ये हर प्लेयर का एक ड्रीम रहेगा. और इतने सालों बाद मुझे ये मौका मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ. और यही उम्मीद करूँगा कि इससे अपना स्पोर्ट का भी पॉपुलराइज हो. बहुत सारे बच्चे हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, वो काफ़ी इंस्पायर हो, और बहुत लोग हमसे बेहतरीन बनने को कोशिश करें. लेकिन शरद तो इमोशनल हो रहा है. अभी थोड़ी देर पहले आप भी रो रहे थे. Yeah, of course, because it was a great day to finish it off in style, and he wrapped it up very comfortably. So huge congratulations for Sharath, and we are very happy overall for the entire team coming as a unit. I was always working for team bonding and team spirit. So we had a wonderful camp in Portugal, thanks to the federation for putting up a camp, so that younger players got a good look at it. Srija played excellent. Those are big takeaways for us. She's a great champion player for the future. Unfortunately, she missed out, but she played rock solid in the mixed doubles and helped Sharath. And so we have some good, solid, rounded team building up into the sport. So that's great for us. शरद, एक चीज़ पूछना चाहूँगा. आपका जो इसमें रोल था एज ए कैप्टन, 7 मेडल जीते हैं, आप सबसे सीनियर है. 16 साल की कम उम्र की लड़की अकोला के साथ भी आप मेडल जीत रहे हैं, और बहुत सारा आपका फन गेम भी चला था. हाउ डिड यू मैनेज टू मेक अ कमराडरी बिटवीन ऑल ऑफ यू? मतलब इसमें कैप्टन बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो, बाकी सब भी वो फॉलो करते हैं. खेल रहे थे, कोई ताश अच्छा खेल रहा था, ये सब काफ़ी हेल्प किया. होता है, या यही है टीम बिल्डिंग. इसी से हम थोड़ा पास में आते हैं, रिलैक्स करते हैं साथ में. और जब भी आप अगर स्टैंड्स में भी देखते हो, एक साथ बैठे हैं, सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, तो उससे क्या है, हमें भी एक अच्छा फीलिंग आता है. हमें भी ऐसा लगता है कि अरे यार, इनके लिए करना है. जैसे लास्ट डे आज बहुत ही थका हुआ था, बॉडी चल नहीं रही थी, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी पता है कि पूरा देश हमारे पीछे है, तो वो एटलीस्ट उनको तो लेट डाउन नहीं करना है. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो टीम बॉन्डिंग से वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो टीम से आता है, I think that is very special. Actually, to add to that,
वही मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आफ्टर टीम इवेंट्स बताया था। तो टीम बॉन्डिंग टीम इवेंट से ख़त्म नहीं होता है, वो सिंगल्स में कंटिन्यू होता है। तो सबको मैंने बोला, प्लेयर्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, सबको बोला, एक व्हाट्सएप मैसेज, लंबा मैसेज डाला, एवरीबडी रेस्पेक्टेड। एंड मैं बोला एक ही चीज़, जिसका मैचेस इतना नहीं है, 3-4 मैचेस नहीं है, वो आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि व्हेन आई सी एन इंडियन सपोर्टर putting the flag and supporting an Indian player, I think we as players, coaches and support staff should give our heads for the Indian player who is battling it out. If you show more faces, they will feel more relieved. Correct. तो ये बातों ने उन्होंने सीरियस लिया और everybody showed up. That's so wonderful to look at. और 3 बार गोल्ड मेडल जीता, 3 बार फ्लैग ऊपर गया बर्मिंघम में, और इसने शरद और पूरी टीम का जो है बॉन्डिंग को बनाए रखा। शायद ये कामयाबी की बहुत बड़ी वजह रही। बर्मिंघम से रिका रॉय के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो आखिरी दिन शरद कमल ने टेबल टेनिस में सबका दिल तो जीता ही, बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल जीतकर 3 गोल्ड मेडल दांव पर थे और तीनों जीतकर गोल्डन हैट्रिक लगाई। चिराग और सात्विक ने इस एक गोल्डन नोट पे खत्म किया है बैडमिंटन को, और ऐसा 2010 में भी हुआ था। हाउ स्पेशल इज दिस चिराग फॉर यू? बोथ ऑफ यू हैव अ फैंटास्टिक बॉन्डिंग। अभी कैसा है? काफ़ी खुशी हो रही है। जैसे आपने कहा 2010 में भी ऐसा सेम चीज़ हुआ था, और लास्ट कॉमनवेल्थ में हम लोग लास्ट मेडलिस्ट थे इंडिया से, सिल्वर थे। अनफॉर्चुनेटली सिल्वर था, हमें गोल्ड चाहिए था, बट दिस टाइम हम जब इस बार आए थे बर्मिंघम, हमने ठान लिया था कि हमें वो सिल्वर को गोल्ड में बदलना है। और स्पेशली जब हम टीम इवेंट सिल्वर जीते थे तो वो जो आग जल रही थी वो काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करके इंडिविजुअल में गोल्ड तो ज़रूर लेके आना था। और फिर हाँ, हम अभी काफ़ी खुश हैं। अच्छा, सिंधु और लक्ष्य के बाद प्रेशर तो ज़रूर होगा कि अब जीतना है ज़रूरी, नहीं तो टीम में हालत खराब। नहीं, प्रेशर नहीं था, बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत बूस्टिंग था हमारे लिए। हम भी 2 बार नेशनल एंथम सुनने का मिल गया था। हम सोच रहे थे कि तीसरा बार भी हम सुन रहे हैं इस बार। नो अदर चांस, लाइक वी आर गोइंग विद सिल्वर। हम सोच रहे हैं कि इस बार गोल्ड पे ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कोर्ट में हम गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हम खेल रहे हैं। वी आर गिविंग 100% एंड वी आर गोइंग ऑल इन। एंड इट्स लाइक हम सोच रहे हैं कि साल में बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा हमारे लिए। हम अपॉर्चुनिटी मिला, यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, तो हम जीतना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा एटीट्यूड में गया था हमारा कोर्ट में, तो विनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम जीते, अच्छा लग रहा है। चिराग, एक दूसरे को इस मैच में कैसे बैकअप किया? नॉर्मली ये आपको कंट्रोल करते हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा तालमेल था आज के मैच में। हमने पहले दोनों गेम में हम स्टार्टिंग के 11 पॉइंट में क्लोज थे और 1 पॉइंट पे डाउन भी थे 10-8 की। दोनों गेम में हम 10-8 से पीछे थे, बट मिड गेम इंटरवल में 11-10 की बढ़त लिए हम दोनों गेम में। और फिर उसके बाद वो मोमेंटम कुछ तरह से हमारे तरफ शिफ्ट हो गया था, और उसके बाद हमने काफ़ी अच्छा लीड ले लिया, क्योंकि हम काफ़ी टैक्टिकली अच्छा खेल रहे थे, स्मार्ट खेल रहे थे। तो उन्हें काफ़ी मुश्किल हुई उसके वजह से, और उन लोग काफ़ी उन्हें वो पेस मेंटेन करने नहीं हुआ हमारे साथ। और हाँ, अभी जब देखता हूँ तो काफ़ी खुशी होती है। सेलिब्रेशन टाइम आप हमेशा स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं। इस बार डांस मैंने नहीं किया, इस बार सात्विक ने किया था, लास्ट में था। ये स्पेशल होगा सेलिब्रेशन, ये अलग, बहुत बड़ा मोमेंट आपका। डेफिनेटली मैंने लास्ट टाइम की तरह ही टी-शर्ट निकाल दिया था और क्राउड में फेंक दिया था इस टाइम भी। और हाँ, काफी खुशी हुई। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, और ऐसे ही जीते रहिए। थैंक यू। तो एक नजर फाइनल मेडल टैली पर, जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा ने पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर जगह बनाई, लेकिन भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया, न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर 22 गोल्ड मेडल के साथ कुल 61 मेडल अपने नाम किए। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह की कुछ शानदार तस्वीरों के साथ। बड़ी बात यह भी रही कि इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में अपने हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को दिखाने की कोशिश की, और इसकी ज़रूर तारीफ करनी पड़ेगी। और जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होगी, अगर इनका कंपैरिजन भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स से किया जाएगा, तो ये भी कहा जाएगा कि भारत इस मामले में कभी भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो खेलों के आयोजन की बात हो या खिलाड़ियों के प्रदर्शन की।
तो महाराष्ट्र में 40 दिन बाद होगा आज कैबिनेट का विस्तार। पूरी खबर कुछ ही पलों में। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का आज विस्तार होने जा रहा है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज बीजेपी और एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे हो सकता है। नई सरकार के गठन को 40 दिन बीत चुके हैं और अब कैबिनेट विस्तार की सूरत बनती हुई दिख रही है। तो 40 दिन बाद यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में होने जा रहा है। सभी जानते हैं किस तरह से एकनाथ शिंदे गुट जो है बागी हो गया था, शिवसेना से अलग हुआ था धड़ा और उसने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली थी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे बने थे मुख्यमंत्री। अब देखना ही होगा इस कैबिनेट विस्तार में दोनों ही खेमों की तरफ से कितने विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेते हैं और अहम विभाग किसके हिस्से में जाते हैं। एक तगड़ा झटका, एक बड़ा झटका लगा था उद्धव सरकार को, महाअघाड़ी सरकार को, जब एकनाथ शिंदे गुट जो है वो शिवसेना से अलग बागी हो गया था और उसने मिलकर बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 40 दिन हो चुके हैं उस नई सरकार को बने, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था। तमाम पद जो हैं अभी उसको भरा जाना है। अहम जिम्मेदारियां कई पदों की अभी दी जानी बाकी है और आज कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 11 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब कैबिनेट विस्तार होगा। तो ये आप तस्वीरें उस दिन की देख रहे हैं जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, कुर्सी संभाली थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उप मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस और सब बेहद हैरान थे जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, क्योंकि इस तरह के कयास लग रहे थे कि जो नई सरकार गठबंधन की बन रही है बीजेपी और बागी गुट शिवसेना की, ऐसे में लग रहा था कि शायद एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली और बतौर उप मुख्यमंत्री सामने नजर आए देवेंद्र फडणवीस। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई में सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में पहली बार इतना वक्त क्यों लगा और आज जो शपथ ग्रहण होगा कुल कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, दोनों खेमे से कितने कितने होंगे, अहम विभाग किसके हिस्से में आएगा, तमाम जानकारी आपके पास क्या क्या है बताएं हमारे दर्शकों को। जय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कहाँ पे हूँ। ये देखिए मेरे पीछे राजभवन है जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक केंद्र बिंदु रहा है और आज भी अगर बात करें तो यहीं पर जो शपथ विधि का कार्यक्रम है वो किया जाना है। कितने मंत्री किस पार्टी से होंगे इसे लेकर अभी भी दोनों पार्टियां कुछ भी कह नहीं रही हैं और मैं भी इस पर इसलिए अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि अब तक जिस तरह से हमारा भी एक एक्सपीरियंस रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करने का, उसमें ये हमने देखा है कि आखिरी मोमेंट तक चीज़ें बदलती हैं। इसी राजभवन में ये हमें पता चला था कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, जो शायद ही किसी ने सोचा था। इसलिए अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि किसे कितना कुछ मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 40 दिन का समय इसलिए लगा क्योंकि कई सारी चीज़ें तय करनी थी कि किसे क्या दिया जा सकता है, कौन कौन सा मंत्री बनेगा और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बीजेपी का कहना है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, 106 मंत्री उनके पास हैं और इसलिए 106 मंत्री उनके पास हैं और इसलिए उनके ज़्यादा जो प्लम पोर्टफोलियो जिसे कहा जाता है वो उन्हें दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और उनके गुट का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर सरकार अपनी ही पार्टी को बगावत करके वो सरकार में आए हैं, इसलिए उन्हें देना है। अभी आज जिस तरह से बनाया जाएगा ये एक एक्सटेंशन होगा मंत्रिमंडल विस्तार का, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में केवल 2 ही मंत्री हैं, वो हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। और इतने बड़े राज्य को खासतौर पर मानसून में जब बाढ़ का समय है, कई सारे परेशानियां हैं, उसे हैंडल करना काफ़ी परेशानी का समय था और इसलिए आज ये विस्तार होगा। आज के इस विस्तार को आने वाले चुनाव से भी देखा जा रहा है।
महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, कई सारे ऐसे लॉयलिस्ट हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ पहले भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन फिर भी वो बगावत करके पार्टी छोड़कर, सरकार छोड़कर आए हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल करना है। इसके साथ ही कास्ट इक्विवेलेंस की हर एक समाज के जो लोग हैं, हर एक क्षेत्र से हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, नागपुर हो, अलग अलग जगह हो, वहाँ से लोग आए। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है और इसलिए 40 दिन का समय लगा। केंद्रीय नेतृत्व से भी बीजेपी लगातार बातचीत कर रही थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पिछले महीने 4 से 5 बार दिल्ली गए, लगातार वो संपर्क में थे। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद और कल भी मैं आपको बता दूं 1.5 घंटे तक उद्धव ठाकरे माफ़ कीजिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में यहाँ पर बैठक हुई है नंदनवन बंगले में, जिसके बाद आज ये तैयारियाँ चल रही है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा है और महाराष्ट्र राजभवन में आज कैबिनेट का विस्तार होगा लगभग 40 दिन के बाद। 38 दिन अगर टू बी प्रिसाइज, 38 दिन पहले यहीं पर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद कोई विस्तार नहीं हुआ और आज इसका विस्तार किया जा रहा है। जी सोहित, यहाँ जिस तरह से आपसे जब बातचीत शुरू हुई तो कैमरा का लेंस उसमें कहीं ना कहीं धुंधला पड़ गया था, तो ये स्थिति जो है महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में वो धुंध अभी भी छाई हुई है और उसके बाद जब कैमरा क्लियर हुआ तो 11 बजे बातें क्लियर होंगी, कौन कौन शपथ ले रहा है। बहरहाल आपसे समझना चाह रहे हैं क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट दिख सकता है, जैसे कि हमने देखा था फडणवीस जो है सीएम की जगह डिप्टी सीएम बने, ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट? बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट की अपेक्षा यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं देवेंद्र फडणवीस पहले तो इस सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे, केंद्रीय बीजेपी ने कहने पर वो उप मुख्यमंत्री बने। अब भी वो केवल उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई मंत्री पद ऐसे नहीं है, तो आज शायद उन्हें भी कोई कैबिनेट दिया जाए। उन्हें कौन सा कैबिनेट दिया जाता है ये देखना अहम होगा। फडणवीस चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें मिले, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे कि कैमरा पर धुंधला लगा हुआ है, उसी तरह से फडणवीस के कौन से कैबिनेट होगी उसे लेकर भी काफ़ी उनके करियर पर भी धुंधला लगा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि जो क्लैरिटी उन्हें चाहिए केंद्रीय बीजेपी से वो उन्हें फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इस लेंस की तरह ही हालात आप समझ लीजिए कि फडणवीस का फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है, इसलिए वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं। कल रात तक की मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, कल रात को भी फडणवीस की ओर से पूरी कोशिश लगातार चल रही थी कि उन्हें गृह मंत्रालय या कोई प्लम पोर्टफोलियो मिले जो वो चाहते हैं। तो लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व उन्हें देता है या बीजेपी में किसी और को ये एक नया मौका देता है, ये देखना अहम होगा। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि नए लोगों को मंत्री बनाया जाए ताकि वो अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सके। इसी तरह से उन्होंने गुजरात में किया था, जब मंत्री पद अभी बदला गया था, कई नए लोगों को मौका दिया गया। तो ऐसे भी कई सारे बदलाव यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह के काले बादल विधायकों पे कुछ पे रहने वाले और किसके लिए साफ, ये देखना होगा। 11 बजे का वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बिहार में जारी सियासत की भी बात कर लेते हैं, जहां हलचल के बीच बीजेपी की सरकार बचाने की कोशिशें भी चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक कल गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। इनके बीच क्या बातचीत हुई इसका तो पता नहीं चल सका है, लेकिन आज जेडीयू की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसके बाद स्थिति साफ हो सकती है। जेडीयू ने आज अपने विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई है जिसमें बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस, सीपीआईएमएल और जीतन मांझी की पार्टी ने उन्हें बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कहा है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कल कहा था कि बिहार के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है, अभी तो सरकार चल रही है। और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें घटी हैं, हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। तो क्या उसके बाद एनडीए पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? चर्चा कोई निर्धारित तो सिर्फ एक विषय है जो हम कह रहे हैं आपको। तेजस्वी समूचे महागठबंधन का नेता है, मैंने पहले भी कहा है। उनके नहीं बुलाने पर भी मैं 2-2 बार जाके उनको, क्योंकि लालू जी का बेटे हैं, इसलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है
उनके साथ संपर्क रखने में। संपर्क हुआ आज कल में जो बिहार नहीं, हमारे लोग उनके साथ संपर्क में हैं। तो कुछ ऐसा होता है तो इस संपर्क का फायदा मिल जाएगा। इस पर फायदे की बात नहीं, देश बच जाएगा, ये गर्व की बात होगा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना में मौजूद है मनीष कुमार, सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या अभी ये कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका होने जा रहा है, वो बीजेपी जो 2024 की लोकसभा की तैयारी में जुट गई थी? निश्चित रूप से जया, ये केवल बिहार बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, बल्कि आप कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिहार में एक एक्सपेरिमेंट 2020 के चुनाव से लेकर अब तक किया था, उनके लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनकी पार्टी ने अब तक संकेत दिया है, अगर वो ये इस अलायंस को तोड़ते हैं तो ये अमित शाह के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अब तक का फेलियर है। वो इसलिए भी फेलियर है कि अमित शाह ने बिहार के अंदर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। आज नीतीश कुमार अगर बीजेपी से नाराज हैं तो वो क्यों नाराज हैं? क्योंकि उनको बार बार जिस प्रकार से 2020 के चुनाव में एक चिराग फैक्टर का एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ में उम्मीदवार उतारे, बीजेपी को बख्शा, और उसके बाद में ये बात गई कि जहां जहां चिराग के उम्मीदवार थे वहां पर बीजेपी का भी वोट वो शिफ्ट हुआ। तो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी ये चुनाव के बाद विश्लेषण में। और उसके बाद अमित शाह ने एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि जो बिहार के स्थापित नेता थे, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, उनको साइडलाइन कर, उनको बिहार की राजनीति से साइडलाइन कर तार किशोर प्रसाद, रेणु देवी या संजय जायसवाल को प्रमोट किया, या नित्यानंद राय को भूपेंद्र यादव ने हमेशा बिहार में ये अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इस तरीके की बात की। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का जो एक तरह का सदन के अंदर आचरण था, जिससे कि नीतीश काफी खफा रहते थे और कभी भी नीतीश की संवेदनशीलता को बीजेपी ने तरजीह नहीं दी। बार बार नीतीश कुमार कहते थे अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कि आप अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएं, ऐसे में सरकार नहीं चल सकती है। कोई भी फैसला होता था पिछले 18 महीनों के दौरान वो दिल्ली का नेतृत्व तय करता था, जिसके कारण बिहार में एक अस्थिरता का माहौल था। तो अगर आज सरकार अगर बचती है तो आप कह सकते हैं कि अमित शाह का इंटरवेंशन काम आया। अगर नीतीश अपनी राह चलते हैं, इस अलायंस को तोड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये अमित शाह की लीडरशिप का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। जी जया। मनीष, यहाँ पर आरसीपी सिंह फैक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो आरसीपी सिंह फैक्टर ये जो इतना बड़ा हुआ, वो भी अमित शाह के करीबी भूपेंद्र यादव का उसमें आप कह सकते हैं कि काफी हद तक कंट्रीब्यूशन है, जो अब बिहार बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि जिस 3 इडियट्स ने बिहार के अंदर इस अलायंस की लुटिया डुबोई, उसमें भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल ने एक अहम भूमिका की। और इन तीनों नेताओं को अमित शाह का एक तरह का अनरिटेन जो है ब्लेसिंग्स प्राप्त था, जिसके कारण हर मुद्दे पर आप देखें तो नीतीश कुमार को घेरने का काम उनके विपक्षी नहीं करते थे, बल्कि उनके सरकार में जो सहयोगी बीजेपी के नेता सबसे अधिक आक्रामक रहते थे, जिससे कि खुद नीतीश कुमार का इकबाल दिनों दिन कम हो रहा था। लोग उनके बारे में उनकी जग हसाई हो रही थी और उनके लिए एक तरह से अब उनके समर्थकों का कहना है कि वैसे में उनके लिए टिके रहना या इस अलायंस का नेतृत्व करना काफी मुश्किल था। तो आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी अमित शाह ने बिहार में 18 महीनों के दौरान एक्सपेरिमेंट किया, वो पूरी तरीके से विफल रहा। वही एक बड़ा कारण रहा जिससे नीतीश कुमार इतने आज नाराज हैं, खफा हैं। आज की बैठक के दौरान निश्चित रूप से वो अपनी मन की बात जो है अपने विधायकों और सांसदों के सामने रखते हैं। उसके बाद क्या फैसला होता है, लेकिन अभी तक के जो संकेत हैं उससे तो ये तय माना जा रहा है कि शायद वो बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं और कांग्रेस आरजेडी के साथ उनका जाना अब तय है। जया, बिल्कुल, यहाँ पर संकेत यही नजर आ रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है, उसका भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
नोएडा में महिला से बदतमीजी और अवैध निर्माण का आरोपी श्रीकांत त्यागी अब भी फरार है और खबरों के मुताबिक उसने सरेंडर की अर्जी दी है। इस बीच जानकारी मिली है कि श्रीकांत त्यागी पर पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं और वो सीरियल ऑफेंडर रहा है। उसके खिलाफ रंगदारी से लेकर गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश के मामले भी दर्ज हैं। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पहला केस 2007 में दर्ज हुआ था और फिर इसी साल एक और मामला दर्ज हुआ जिसमें उस पर गुंडा एक्ट भी लगा था। वहीं 2008 में उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कई गंभीर आरोप उन पर पहले भी लग चुके हैं, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुके हैं। श्रीकांत त्यागी ये वही शख्स है जो नोएडा की एक सोसाइटी में, ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से बदतमीजी कर रहा था, अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था और उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहा है। और कल हमने देखा किस तरह से अवैध निर्माण जो उसने कर रखा था फ्लैट के आसपास, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। शिकायतें पहले भी होती रही है, ये कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, एक शख्स जो कि फरार चल रहा है श्रीकांत त्यागी, उस पर पहले भी 9 केस दर्ज हो चुके हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं और फिलहाल उसका कुछ अता पता चल पाया है क्या? देखिए, श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। जैसा अभी कल मैंने बताया था कि उसकी आखिरी लोकेशन ऋषिकेश में मिली थी, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि वो नोएडा पुलिस को पूरा कोऑपरेट करेंगे और अगर वहाँ की पुलिस उनसे सहयोग लेगी तो पूरा सहयोग देंगे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी से दोबारा पूछताछ की है, उसकी लोकेशन जानने के लिए उसको डिटेन किया गया है और दोबारा से पूछताछ की जा रही है। जो श्रीकांत त्यागी है उसका अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो सीरियल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ लगातार केस दर्ज होते रहे हैं। 2007 में उस पर पहला केस दर्ज हुआ था जिसमें ये मामला था एक्सटॉर्शन का। दूसरा केस 2007 में दर्ज हुआ था जिसमें उस पर गुंडा एक्ट लग गया था। तीसरा केस 2008 में दर्ज हुआ जिसमें मारपीट, धमकी देना और गैर इरादतन हत्या का केस था। चौथा केस 2009 में दर्ज हुआ था दंगा करने का और शांति भंग का। पांचवा केस 2009 में दर्ज हुआ जो कि प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना और दंगा करना। छठवां केस 2015 में दर्ज हुआ मारपीट और धमकी देने का। सातवां केस 2020 में दर्ज हुआ मारपीट, धमकी देना और हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर का। 8वां केस 2022 में दर्ज हुआ ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी करना। और 9वां केस दर्ज हुआ जो उसकी गाड़ी में एमएलए का स्टिकर लगा हुआ था, ये फेक स्टिकर था, इसलिए 420 और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। तो कुल मिलाकर श्रीकांत त्यागी ये सीरियल ऑफेंडर है, लगातार अपराध करता रहा है, उसके खिलाफ केस भी दर्ज होते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और शायद यही वजह कि उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो महिलाओं को सरेआम गालियां देने लगा। तो उसका अभी तक कोई सुराग नहीं है, लगातार उसकी तलाश की जा रही है और नोएडा पुलिस कई जगहों पर उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। तो नोएडा पुलिस कई जगह पर उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं जमीन के गड़बड़ झाले की। मध्य प्रदेश सरकार ने 41 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा एसोसिएट जनरल को भोपाल और इंदौर में आवंटित की गई जमीन से जुड़े कथित गड़बड़ झाले की जांच करने का ऐलान किया था, लेकिन जब ये सारी जमीन हड़पी गई तो सत्ता में खुद बीजेपी थी। इससे जुड़ी एक कहानी उन कर्मचारियों और पत्रकारों की है जो सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का बोर्ड जमीन पर पड़ा हुआ है, एक निजी बिल्डर का बोर्ड तना हुआ है। ये कहानी है भोपाल में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के जमींदोज होने की, वहां कारोबारी इमारतों के खड़ा होने की। एनडीटीवी को जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे एजेएल के डायरेक्टर रहे विश्वबंधु गुप्ता ने 24 अगस्त 2001 में भोपाल प्रेस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 1 की पावर ऑफ अटर्नी दिल्ली के बड़े बिल्डर नरेंद्र कुमार मित्तल को दे दी। उस वक्त प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। मित्तल की कंपनी गंगा इंटरप्राइजेस को भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में करीब 1.14 एकड़ जमीन पर बिल्डिंग बनाने के अधिकार मिले। दिग्विजय सिंह सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे तनवंत सिंह की पत्नी और बहू को बतौर वेंडर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। 29 मार्च 2007 को भोपाल के दूसरे बिल्डर सौम्या होम्स को बतौर वेंडर प्रोजेक्ट से जोड़ लिया गया और उन्हें 46% हिस्सेदारी दे दी गई।
जमीन का कमर्शियल उपयोग नहीं हो सकता था, फिर भी यहाँ सिटी सेंटर बन गया, शोरूम, दुकानें बेची गईं। जिस वक्त ये सब हो रहा था, कांग्रेस की सरकार चली गई थी, बीजेपी सत्ता में आ गई थी। जहां ये बिल्डिंग खड़ी है, वहां से भोपाल विकास प्राधिकरण का दफ्तर कुछ कदमों की ही दूरी पर है। फिर भी लीज की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन होता रहा। उसकी नींद नहीं खुली। नींद तब खुली जब दुकान के मालिक नामांतरण कराने भोपाल विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। बिल्डिंग परमिशन से लेकर सारी चीजें शिवराज सिंह जी की ही सरकार ने दी हैं, तो उन पर भी एक्शन हो जाए जिन जिन अधिकारियों ने बिल्डिंग परमिशन दी है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी और आंख मूंद कर बैठी थी कि सरकार, या तो सरकार के अधिकारियों ने भी पैसा खाया है, एक्शन हो उस पर। नामांतरण के आवेदनों को बीडीए ने निरस्त कर दिया। एजेएल सहित कुल 39 अखबार मालिकों को प्रेस कॉम्प्लेक्स में 27 एकड़ 22 डेसिमल जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने लीज पर दी थी, जिसमें कई और शर्तों में जमीन का कमर्शियल उपयोग न करना भी एक मुख्य शर्त थी, जिसके शपथ पत्र भी लिए गए थे। अब दुकानदार रो रहे हैं। सरकार कह रही है वो संपत्ति सीज कर सकती है, साथ ही लीज शर्तों में गड़बड़ी करने पर कार्रवाई में हुई देरी पर वो सरकार को नहीं सिर्फ अधिकारियों को दोषी मानती है। सीधा लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और दूसरा इसमें यह भी है कि अभी तक किसी न्यायालय की तरफ से हमें सीज करने पर कोई स्टे नहीं है, तो इस बात पर भी सरकार विचार कर रही है कि अगर स्टे नहीं है तो हम सीज भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, आपका जो कहना है मैं उससे ये बात सही है कि बीच में अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है और जो कार्रवाई समय रहते होना थी वो कार्रवाई समय रहते नहीं हुई है और इसकी भी हम जांच करा रहे हैं कि अधिकारियों के स्तर पर कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है और इसके लिए कौन से अधिकारी दोषी है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। भोपाल संस्करण में काम करने वाले 89 कर्मचारियों ने भाचावत वेज बोर्ड के तहत वेतन भत्ते में विसंगति, अचानक तालाबंदी और उनके प्रेस की जमीन पर आलीशान इमारत बनने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महात्मा गांधी के वक्त छपे अखबार की ऐतिहासिक प्रिंटिंग मशीन तक गायब हो गई, उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई। कर्मचारी, पत्रकार धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन न बकाया मिला न इंसाफ। मोहम्मद सईद खान प्रोडक्शन से जुड़े थे, अब जैसे तैसे घर चला रहे हैं। किसी बड़े नेता ने मिलने नहीं दिया। हम बार बार AICC गए, उन्हें रजिस्ट्री द्वारा हमने सूचना भी दी। हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार के लिए वही एक अखबार था, ज़मीन वापस दी जाए, प्रेस चालू हो और वर्करों को, जो वर्कर बेकार हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेचारों के भूख प्यासे मर रहे हैं, उनको सर्विस मिली जाए और वापस जो गांधी जी की मशीन है उनके मुलजिमों को पकड़ा जाए और मशीन वापस लाई जाए। अभी कितना पैसा वर्कर को रुका हुआ है? अब 90 में हमने 1 करोड़ 70 लाख का केस का क्लेम करा था, जिससे अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। कांग्रेस कह रही है जांच की वजह से दिक्कत आई, केंद्र पैसा दे। राज्य सरकार कह रही है कांग्रेस ने धोखा दिया, वो न्याय देंगे। लेकिन इन सब के बीच 30 साल का वक्त गुजर चुका है। देखिए, मैं खुद मानता हूं कि वो भुगतान जो उनके मेहनत का था होना चाहिए, मगर ईडी ने केस लगा दिया, इसलिए मामला शिथिल हुआ। और यदि हमारे लीडरों के दिल में बेईमानी होती तो ईडी को चिदम्बरम साहब के टाइम पर फ्री हैंड किया गया है। हम भी उस जांच को प्रभावित कर सकते थे, वो जांच उस टाइम भी खत्म कर सकते थे, मगर जो जांच 2015 में नरेंद्र मोदी साहब के काबिज होने के बाद बंद हो गई, उस जांच को 2015 के बाद ईडी ने फिर क्यों खोला? आरोप एक जिसे दफना दिया गया, उसका पुनर्जन्म क्यों हो गया? सीधी तौर पर उसके पीछे राजनीति है। मैं तो आज और आपके समक्ष ये मांग करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि वो नेशनल हेराल्ड के बचे हुए कर्मचारियों का पैसा भी अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से करवाएं। कि उनके साथ भी हम लोग निश्चित रूप से न्याय करेंगे। और ये ना केवल कर्मचारियों का विषय है, ये जो फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उनके साथ भी धोखा कांग्रेस ने किया है। बहरहाल अकेले एजेएल नहीं,
कुल 39 अखबार मालिकों को भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई थी। ज्यादातर ने नियमों का पालन नहीं किया। सवाल ये है कि सरकार सब पर कार्रवाई करेगी। आज भोपाल की जिस जमीन पर नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग पर व्यावसायिक इमारतें खड़ी हैं, कम से कम उसका बाजार मूल्य ही 200 से 250 करोड़ रुपए है। 2014 से 2019 के बीच राहुल गांधी की संपत्ति लगभग 70% बढ़कर 15 करोड़ रुपए के पार जा पहुंची है, लेकिन इन 89 परिवारों का मात्र 3 करोड़ रुपए का बकाया भी अब तक नहीं मिला है और वो सड़क पर आ गए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इन 75 साल में देश ने काफी तरक्की की है, लेकिन दुख की बात यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी छुआछूत जैसी बीमारी देश और समाज से पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और यही नहीं, दिल्ली तक आवाज पहुंचाना भी आसान नहीं। देखते हैं रिपोर्ट। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करते ये दलित समाज के लोग हैं जो छुआछूत मुक्ति अभियान के तहत दिल्ली आकर 1111 किलो का पीतल और तांबे का ये सिक्का और 1-1 रुपए के सिक्के के रूप में 20 लाख रुपए संसद को भेंट करना चाहते थे, ताकि संसद एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर उनको छुआछूत नाम की गंभीर सामाजिक बीमारी से मुक्ति दिलाए। पिछले 42 साल में भारत में 26,000 दलितों की हत्या हुई है। 55,500 से अधिक दलित महिलाओं पे बलात्कार हुआ है। 12.5 लाख अत्याचार के केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। हाँ। तो हम बोलते हैं कि बहुत विकास हुआ है, तो विकास अगर सही में हुआ है तो हिंसा तो कम होना चाहिए। अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, हाँ, तो आज़ादी का मतलब क्या है अगर छुआछूत रहने वाला है तो ये किसी को भेंट करने ले जा रहे थे? तो हम ये पार्लियामेंट को भेंट करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि संविधान ने जिम्मेदारी दिया है पार्लियामेंट को छुआछूत हटाने का। इन कार्यकर्ताओं का इरादा राज्यों के मुख्यमंत्री को भी अलग अलग सिक्के भेंट करने का था। इनका कहना है कि छुआछूत के खिलाफ कानून तो है, लेकिन भेदभाव जारी है। आज भी कहीं पर दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो कहीं स्कूल में दोपहर के खाने में दलितों की अलग लाइन लगती है। छुआछूत सिर्फ सुने वाला छुआछूत नहीं है। हाँ। वो मंदिर प्रवेश भी नहीं है, किसी भी मंदिर में हमें जाने नहीं देते। गांव में मैंने दलितों की अलग लाइन बनाई जाती है, जमने के लिए अलग से स्पेशल दिया जाता है। उसको मध्याह्न भोजन देते हैं ना वो। अच्छा, जो मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील होता है ना, वो अलग से दिया जाता है। स्कूल के अंदर वो अलग से लाइन बनती है? अलग से बनती है, अभी तक भी अलग से ही बन रही है। ये दलित एक्टिविस्ट बताते हैं कि पीतल, तांबा और 1-1 रुपए का चंदा मांगकर गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से 1 अगस्त को चली भीम रुदन यात्रा दिल्ली पहुंचनी थी, लेकिन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के शाहजहांपुर पर पुलिस ने ये कहकर रोक दी कि 15 अगस्त के चलते इतने सारे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बेशक ये लोग ये यात्रा दिल्ली नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस यात्रा ने एक बार फिर ये बताया है कि तमाम कानून बनाने के बावजूद भी छुआछूत नाम की भयानक बीमारी आज भी हमारे देश में न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि इसके खिलाफ लड़ाई भी आसान नहीं है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।